नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ये पेपर 12 नवंबर 2020 को हुआ था। इसमें हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे। हम पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। The modality of teaching has to be differentiated from training or instructing in terms of which of the following learning outcomes। क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर होगा। तो हमें बताना है कि शिक्षण जो है वो ट्रेनिंग से किस तरह से अलग है, ट्रेनिंग से किस तरह से भिन्न है। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारे पास, डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, critical and creative thinking, firm and durable association of ideas and quick feedback। तो जो हमारी टीचिंग है वो लर्निंग से क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग में अलग है। तो टीचिंग जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट है, विकास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, which of the given learner characters are associated with field dependent holistic visual learning styles। नीचे दी गई अधिगमकर्ता की विशेषताएं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है। तो हमें बताना है कि जब कोई अधिगमकर्ता फील्ड में जाता है वहाँ पे किस तरह की, इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लर्निंग के। तो सबसे पहला है फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे हम क्लासरूम में भी ध्यान देते हैं। रिलेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, यस, जब हम किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी क्षेत्र में जा रहे हैं कि हम वहाँ पे देख के सीखें, तो वहाँ पे हमें पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। फॉर्मल इंटरेक्शन विद टीचर रिलेटेड टू द टास्क, टीचर के साथ फॉर्मल इंटरेक्शन करना है। नेक्स्ट है प्रीफरिंग टू कंप्लीट रैदर देन कॉपरेट, कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान देना है कॉपरेट करने पे। नेक्स्ट है प्रीफरिंग टू कॉपरेट रैदर देन कंप्लीट, हमें एक बच्चे को कॉपरेट करना सिखाना है। लर्नर जो है वो कॉपरेट करना सीखेगा, कंप्लीट बाद में होगा, लेकिन पहले हमें क्या करना है, कॉपरेट करना सिखाना है कि कॉपरेट कैसे करना है। परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स। तो जो इसके राइट ऑप्शन हैं वो ऑप्शन नंबर 2, 5 एंड 6 होंगे। ऑप्शन नंबर 2, 5 एंड 6 ये ऑप्शंस देख लेते हैं हम किस में है। 2, 5 एंड 6 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड 3, which of the following potential factors affecting teaching are related to इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो लर्निंग इन्वायरमेंट को प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। तो हमें बताना है कि शिक्षण को कौन से कारण जो है वो प्रभावित कर सकते हैं जो कि अनुदेशात्मक सुविधाओं से संबंधित हैं और जो अधिगम का जो हमारा एक इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उससे संबंधित है। तो नंबर 1 ऑप्शन जो है इसमें प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय टीचर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल फॉर यूज, प्रोएक्टिव मूव्स इन इंटरैक्टिव प्रोसेस, शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। सो नंबर 1 इसमें जो राइट ऑप्शंस होंगे हमारे, एक तो होगा कि टेक्स्ट बुक्स का ना होना और प्रोएक्टिव मूव्स जो है टीचर का सक्रिय इंटरेक्शन करना जो है वो होगा। नेक्स्ट होगा अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। तो आज का जो टाइम है उसमें स्मार्ट क्लासेस होना काफ़ी ज़रूरी है। जो स्मार्ट क्लासेस होंगी तभी जो है वो अधिगम जो है वो बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2nd, 3rd एंड 5 होगा। 2nd, 3rd एंड 5 जो है वो ऑप्शन 2 में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, when the test data tell us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। तो जब हम एक टेस्ट डाटा को देख रहे हैं जो कि एक डिफाइंड एरिया में हम टेस्ट ले रहे हैं, इवैल्यूएशन ले रहे हैं, तो वो किस तरह का इवैल्यूएशन होगा।
तो कोई प्रशिक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवणता स्तर को इंगित करते हैं तो उस मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हमें दी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। सो जो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिफाइंड एरिया में हमें टेस्ट लेना है तो ये जो होगा वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें हमें एक डिफाइंड एरिया में टेस्ट लेना है तो इसका जो ऑप्शन है वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में शिक्षण प्रणाली में नवाचार का द्योतक है। तो हमें बताना है कि शिक्षण प्रणाली का प्रकार बताना है हमें। तो यहाँ पे जो शिक्षण प्रणाली का जो प्रकार है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमें बताना है। हमें कुछ लिस्ट दी है यहाँ पे, तो इनमें से हमें बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन से कैरेक्टर्स है। क्वालिटेटिव रिसर्च को हिंदी में गुणात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो हमें गुणात्मक अनुसंधान जो है उसके अभिकल्प की पहचान करनी है। इसमें इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ थ्योरी। सो किसी इंडिविजुअल के जो अपने एक्सपीरियंस हैं उससे किसी थ्योरी को डेवलप करना। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। 4, एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू describe the lives of people. Extending generalizations from sample to population. तो जिसके राइट ऑप्शंस होंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 3rd एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, और 4 एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि 1, 3rd एंड 4 आया हुआ है। सो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर से आगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज़। सो एक्शन रिसर्च बेस्ड जो स्टडीज़ होगी उसके स्टेप्स क्या होंगे वो हमें बताने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही क्रम दर्शाता है। सो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है, और नंबर 1 जो है उसमें प्लानिंग दिया हुआ है, तो नंबर 1 जो ऑप्शन है वही राइट होगा। प्लानिंग, फिर एक्टिंग ऑन प्लान, जो भी हमने प्लान बनाया उसमें हमें एक्ट करना है, देन ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो हमें ICT का यूज़ बताना है कि हम कहाँ पे ICT का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किन किन चरणों में होता है। तो चरण देख लेते हैं हम कौन कौन से। सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, डाटा कलेक्शन इन द फील्ड, डाटा एनालिसिस, राइटिंग द थीसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंस। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़। सर्वे करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन डाटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस। सो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 1, 3rd एंड 5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो राइट ऑप्शन होगा, जिसमें 1, 3rd एंड 5 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें पहले लिस्ट में हमें कुछ टर्म्स दिए हैं रिसर्च के, और नेक्स्ट जो लिस्ट है, लिस्ट 2 जो है उसमें हमें कुछ टर्म्स के डिस्क्रिप्शंस दिए हैं कि ऐसे कौन से टर्म का क्या डिस्क्रिप्शन होगा। तो सबसे पहला जो है वो हाइपोथेसिस है, सैम्पल, रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च टूल। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस देख लेते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो, हाइपोथेसिस का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम
ऑफ स्टडी, तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम की जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो हम किस में करते हैं, हाइपोथेसिस में करते हैं। नेक्स्ट है सैम्पल। सैम्पल क्या है? सैम्पल जो है अ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड सेट। हमारे पास एक सेट होता है, उसमें से हम एक सबसेट निकाल लेते हैं, तो उसको हम सैम्पल बोलते हैं। रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। देन रिसर्च टूल। रिसर्च टूल जो है वो टेक्निक्स यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये रिसर्च टूल जो होता है वो जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, उसको रिसर्च टूल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्योंकि ए का जो है वो थर्ड है, तो ए का थर्ड जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ रिसर्चर रिपोर्ट इज हिज हर रिसर्च फाइंडिंग्स टू द रिसर्च ऑडियंस इन सच अ वे दैट his her personal views are necessarily getting supported. This would involve issue relating to। तो हमें बताना है कि जब किसी रिसर्च फाइंडिंग जो किसी ने रिसर्च करी है और उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो उसका जो पर्सनल व्यू है वो उसको अगर सपोर्ट करता है, तो इसमें से कौन सा जो इशू है वो फॉलो करता है। इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्यमेव संतुष्ट हो जाए। ऐसी दशा में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा संबंधित होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज कुछ 10 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।